गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो अपना रिवीजन करेंगे वो हम करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बेस पे। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। हमने पहले अपना साउंड का जो मेन साउंड था उसके ऊपर जितने भी आपके टॉपिक्स थे वो हमने सब कवर अप कर लिए। आई डोंट थिंक सो कि अब आपको उसमें कोई डाउट होगा। अब है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, ये एक प्लेन है, ये एक पॉइंट है, ठीक है, कुछ आपने रखा हुआ है। अब यहां से साउंड आया, रिफ्लेक्ट मतलब वापिस आया, बाउंस बैक हुआ, ये गया और यहां से ये वापिस आ गया। ये क्या चीज हुई? रिफ्लेक्शन हुई। जैसे ये वॉल है, ठीक है, ये बोर्ड है, मैंने कुछ बोला, अब मेरी वॉइस क्या हुई? यहां से क्रॉस करके अंदर चलेगी क्या? नहीं, ये सॉलिड मटेरियल है, तो मेरी वॉइस क्या हुई? यहां से बाउंस बैक हुई, रिफ्लेक्ट बैक हुई, वापिस आई। उस चीज को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट्स बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक्स अ हार्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, सो सॉलिड सरफेस जो है वो एक बेस्ट रहता है फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। ठीक है, अच्छा, अब हमने देखे थे इसमें लॉज। आपने लाइट में भी लॉज पढ़े होंगे, है ना? रिफ्लेक्शन ऑफ लॉज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज पढ़े होंगे। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपने लॉज पढ़े हैं, सेम लॉज आपने कहाँ पढ़े? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाए थे। कौन कौन से थे? दो लॉज पढ़े थे हमने। एक तो इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, एंड जो आपका नॉर्मल है वो सब किस में पॉइंट होते हैं? सेम प्लेन में। इंसिडेंट साउंड वेव, reflected sound wave and incident sound wave all are lie on a same plane। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ये फर्स्ट ये है, एंड सेकंड क्या है आपका? सेकंड कहते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is always equals to the एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, ये दो थे आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सो ये आपकी डायग्राम है। ये साउंड गई यहां से, सोर्स से, इसको आप बोलोगे इंसिडेंट। मैं इसको आई का नाम दे देती हूँ, यह इंसिडेंट। ये एक आपका हार्ड मटेरियल है, जहां से ये रिफ्लेक्ट बैक होके क्या ही वापिस आई, इसको आप बोलोगे रिफ्लेक्टेड वेव। और जो इसके बीच में जो ये प्लेन है, इसको आप क्या बोलोगे? नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ठीक है, सो ये लॉ क्या बोलता है कि जो आपकी इंसिडेंट वेव है, साउंड वेव, इंसिडेंट साउंड वेव, एंड जो रिफ्लेक्टेड है, हाँ, और जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है, एंड जो आपकी नॉर्मल है, यहां पे क्या आएगा? नॉर्मल एंड नॉर्मल, ये सब क्या है? एक ही प्लेन पे है। ठीक है, एंड सेकंड कि जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है? इंसिडेंट इंसिडेंट एंगल के। ठीक है, वो कैसे होता है वो हम आगे जाके स्टडी करते हैं। चलिए, एक एक्टिविटी का एक डायग्राम है, उसके थ्रू करके मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, पहले डायग्राम बनाते हैं। ये आपने एक कार्डबोर्ड लिया हुआ है, उसको आप यूज कर रहे हो एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट? ड्राइंग बोर्ड, यू कैन से दैट डी बार। अब आपने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट है ओ, दैट इज नॉर्मल। ठीक है, एक आपने नॉर्मल ड्रा कर लिया, एन इसको नाम दे दिया, ये ओ है और ये एन है। अब आपने क्या किया, एक कार्डबोर्ड ट्यूब ली हुई है, एक यहाँ पे है, इसको मुझे इसके अकॉर्डिंग बनाना है, वेट।
ये क्या है आपका, इसको इसके अकॉर्डिंग बनाना है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे आपने क्या रखी हुई है, एक क्लॉक रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्या रखी हुई है आपने, एक क्लॉक रखी हुई है। वेट, अगर आपको, हाँ अब आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपने क्या रखी हुई है बच्चे, एक क्लॉक रखी हुई है। अब इस क्लॉक से क्या जा रहा है, साउंड जा रही है, जिसको आप क्या बोलोगे, इंसिडेंट साउंड वेव, इंसिडेंट साउंड वेव, ठीक है। ये कार्डबोर्ड ट्यूब है विच इज T1, ठीक है, T1, और ये है T2। यहाँ पे क्या है, एक किसी का एयर है, मतलब हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि क्लॉक से साउंड निकल के, क्लॉक से साउंड निकलेगी और क्या रिफ्लेक्ट बैक होके उस एयर तक पहुंचती है या नहीं, ये चीज हमने देखनी है और लॉज को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले आप क्या देखोगे, आपने क्या किया कि एक ड्राइंग बोर्ड लिया, डी बार उसको फिक्स कर दिया वर्टिकली, किस पे, एक टेबल पे, ठीक है। और ये जो ये ड्राइंग बोर्ड होना चाहिए, ड्राइंग बॉक्स होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। मतलब ये क्या करेगा, ये एक्ट कर रहा है कि ये साउंड को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, उसको वापस बाउंस बैक करेगा, राइट। तो आपने उसके बाद क्या, आपने क्या किया, यहाँ पे दो कार्डबोर्ड्स लिए, T1 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और उसको इंक्लाइन पोजीशन पे रख दिया। T1 को यहाँ पे रख दिया और T2 को एंड ऑफ द कार्डबोर्ड ट्यूब के रख लिया। अब आपने क्या देखना है कि ये दो कार्डबोर्ड जो है ये इस बोर्ड को, ड्राइंग बोर्ड को टच नहीं करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया कि T1 के पास एक क्लॉक सेट कर दी, और जब वो क्लॉक जो होगा वो अपनी साउंड प्रोड्यूस करेगी, तो वो साउंड जो होगी वो इस ट्यूब के क्रॉस क्या करेगी, इस ट्यूब के क्रॉस मूव करेगी, पास होगी, इस ट्यूब के क्रॉस जब पास होगी, और जब वो ओ पॉइंट पे पहुंचेगी, जब यहाँ से ये साउंड पास हो रही है, साउंड ट्रेवल कर रही है, ओ पॉइंट पे पहुंच के ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी T2 के क्रॉस। तो अब आप यहाँ पे जब एयर रखोगे तो आप क्या सुनोगे, उसी साउंड की आवाज जो कि क्लॉक से निकल रही होगी। अब हमने क्या करना है कि T2 का एंगल इस तरह सेट करना है ताकि जितनी आपकी यहाँ से ओरिजिनल क्लॉक से साउंड आ रही थी वो सारी आपको कहाँ पे, यहाँ पे सुनाई दे। अब इसका एंगल हमने कैसे सेट करना है, एंगल कैसे सेट करना है, हमने नॉर्मल ड्रा कर देना है ON, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और अब आपने मेजर करना है A, ये A है यहाँ पे AON और NOB। आपने क्या करना है, एंगल मेजर करना है AON एंड एंगल NOB एंड एंगल NOB। ये दो एंगल्स आपने मेजर करने हैं और आपने क्या देखना है, आपने क्या करना है, ये दोनों एंगल, ये इसके साथ जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट वेव एंगल बना रही है होगी एंगल I, और जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो एंगल बना रही होगा आपका एंगल R, रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने तब तक इस रिफ्लेक्टेड साउंड वेव जो है, इस रिफ्लेक्टेड एंगल को आपने तब तक सेट करते रहना है जब तक आपकी प्रॉपर क्लॉक की साउंड जो होगी वो यहाँ तक सुनाई नहीं देगी। और जब आप फाइंड आउट करोगे, एक पॉइंट आएगा जब आपने एंगल सेट कर दिया, और एक पॉइंट आएगा कि वो पूरी आवाज आपको क्लॉक की यहाँ सुनाई दे रही होगी, और जब आप दोनों एंगल को उस टाइम मेजर करोगे आप देखोगे कि जो इंसिडेंट एंगल होगा ये, या फिर आप बोलो कि एंगल I इंसिडेंट एंगल होगा वो इक्वल हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर। तो यही था आपका सेकेंड लॉ, ठीक है, यही था आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कि कार्डबोर्ड लिया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट कर रहा है, दो ट्यूब लिया आपने T1 एंड T2, फर्स्ट से आपने साउंड पास किए T1 से, ये इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा T2 के क्रॉस, फिर नॉर्मल ड्रॉ किया। अब वॉल्यूम आपको यहाँ पे साउंड की प्रॉपर चाहिए जो यहाँ से जनरेट हो रही होगी वो तब होगी जब आप इस एंगल को क्या करोगे, सेट करोगे। जब इस एंगल को सेट कर दिया प्रॉपर तो मेजर करोगे, आप देखोगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड वेव के इक्वल।
अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एप्लीकेशन कहाँ पे है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की? सबसे पहले, अब मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ये मैंने पढ़ाया हुआ आपको। सबसे पहले मेगाफोन में, सेकंड बल्ब हॉर्न में, थर्ड आपका स्टेथोस्कोप में। स्टेथोस्कोपिंग में क्या होता है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मल्टीपल रिफ्लेक्शन यूज होती है ना, कि क्या होता है जैसे ये इस एरिया से पास होती है, अगर जैसे स्टेथोस्कोप की बात करें तो यहाँ से अगर आपकी साउंड इनसाइड जा रही है तो वो क्या होगी, इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होके ऐसे मूव आउट करती है टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। कौन सा इसमें रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल यूज होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है इसके इन केसेस में। ये है आपकी एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। अब नेक्स्ट है आपका एको क्या होता है? एको क्या होता है? गूंजना, है ना, रेपिटेशन ऑफ साउंड, repetition of sound caused by the reflection of sound। ठीक है, जब आपकी साउंड में रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है, जैसे ये है, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुई तो मतलब रेपिटेशन हो रही है, बार बार क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है, तो उस वजह से क्या हो जाता है, आपका एको प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगर आप एक एम्प्टी हॉल ले लो, बिग एम्प्टी हॉल है, और अगर आपने वहाँ पे कुछ शाउट किया तो आप देखते हो कि वो वॉल्यूम वो क्या होती है, बार बार क्या करती है, आपको वापस वो चीज़ आती है। क्यों? क्योंकि उसमें रेपिटेशन हो रही है, रिफ्लेक्शन जो होती है वो बार बार होती है, कभी वॉल से कभी कहीं से तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, एको बोलते हैं। बट एको क्या होता है, सिंपली एक रिफ्लेक्टेड साउंड होती है। एको को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड साउंड। अब क्या होता है, हर जगह एको प्रोड्यूस नहीं होती है, एक कुछ इसका मिनिमम डिस्टेंस होता है ना, कि कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए किसी पर्सन का सो दैट आपको एको सुनाई दिए। वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। तो मिनिमम कितना रहता है, वो रहता है 17.2 मीटर। ठीक है, 17.2 मीटर जो होता है, इतना मिनिमम डिस्टेंस होता है। अगर आपने कोई, जहाँ पे एक मैन खड़ा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मैन है, फॉर एग्जाम्पल ये एक मैन है और इसने कुछ शाउट किया, और कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कि एको प्रोड्यूस होगा, वो होता है आपका 17.2 मीटर का। ठीक है, तो बच्चे नेक्स्ट क्या होता है, रेवर्बरेशन। ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इम्पोर्टेंट तो सभी है फिर भी। सो रेवर्बरेशन क्या होता है आपका, जब रिपीटेड रिफ्लेक्शंस होती है ना, रिपीटेड रिफ्लेक्शंस, ठीक है, रिफ्लेक्शन को तो रिफ्लेक्टेड साउंड को एको ही कहते हैं। बट जब रिफ्लेक्शन जो होती है वो बार बार रिपीट होती है, ठीक है, रिपीटेड रिफ्लेक्शन होगी बट लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब बड़े ज़्यादा टाइम के लिए क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्शन होगी। मतलब क्या करेगा, या तो रिफ्लेक्शन कभी वॉल से होगी, या कभी सीलिंग से होगी, कभी फ्लोर से होगी, मतलब लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन होती रहेगी उस साउंड की, उसको कहते हैं रेवर्बरेशन। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि जब आप बिग हॉल से ऑडिटोरियम में जाते हो तो उनमें साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं। क्या यूज़ किए जाते हैं? साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल। ठीक है, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज क्यों किए जाते हैं, जैसे कर्टन्स हो गए, फ्लोर पे मैट्स बिछा दिए, सो दैट कि आपकी जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो, और प्रॉपर साउंड जो होगी वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी और एक ही साउंड आपको
सुनाई देगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका कि फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ह्यूमन। फ्रीक्वेंसी रेंज इन ह्यूमन, आपने पता होगा आपको कि जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है ह्यूमंस की वो होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 किलो हर्ट्ज, और यू कैन से दैट 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है 20 किलो हर्ट्ज बोलो या फिर 20,000 हर्ट्ज बोलो, और आप ये भी बोल सकते हो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, ये क्या होती है आपकी ह्यूमंस की फ्रीक्वेंसी हेयरिंग की रेंज होती है। ठीक है, आपके सुनने की इतनी फ्रीक्वेंसी में अगर आपको कोई साउंड आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, इजीली सुन सकते हो। बट अगर 20 हर्ट्ज से लेस होगी तो उसको आप बोलोगे इंफ्रासोनिक। ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेस होगी तो इंफ्रासोनिक बोलोगे। अगर 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होगी तो उसको आप बोलोगे अल्ट्रासोनिक। क्या बोलोगे, अल्ट्रासोनिक। क्या है कि ह्यूमन एयर की फ्रीक्वेंसी रेंज ये होती है, अगर इस लेस वाली से कम होती है, इससे कम होती है तो होती है आपकी इंफ्रासोनिक, अगर इससे ज़्यादा होगी तो होगी अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक जो होती है वो ह्यूमन नहीं सुन पाते। इनमें आपकी एग्जांपल्स होती हैं जैसे वेल हो गई, एलिफेंट्स हो गए, राइनोसेरस हो गया, वो सब क्या होते हैं इंफ्रासोनिक साउंड को हेयर करते हैं। कौन कौन से, आपकी वेल, ठीक है, वेल हो गई, एलिफेंट्स हो गए, वेल्स, एलिफेंट एंड राइनोसेरस। और अल्ट्रासोनिक जो होती है वो होती है आपकी जो इनसे अबव होती है 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। उनमें आता है आपका डॉग्स, बैट्स, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब क्या होती हैं आपकी, ये डॉग्स या बैट। इसमें इंफ्रासोनिक में मैंने आपको क्या बताया, इंफ्रासोनिक मैंने बताया वेल, मैं लिख ही देती हूँ आपको, वेल्स, एलिफेंट्स एंड राइनो। ठीक है, राइनोज जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंफ्रासोनिक को सुनते हैं, और अल्ट्रासोनिक में आते हैं आपके डॉग्स एंड बैट्स। और भी बहुत सारे होंगे जो क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक को सुनते हैं। ठीक है, अब अल्ट्रासाउंड क्या होता है, वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है जो ह्यूमन बींग्स नहीं सुन पाते उसको अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनिक कहते हैं। ठीक है, मतलब ये वो फ्रीक्वेंसी जो 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। अब अगर अल्ट्रासाउंड ही क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी जस्ट लाइक ऑर्डिनरी साउंड वेव, तो वो भी क्या करती है, एको प्रोड्यूस करती है। बट वो एको जो होती है वो हम सुन नहीं पाते, उसको सुनने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं जो उस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं। तो इसकी हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से ये क्या करती है, ईजिली बहुत ज़्यादा, मतलब ये पेनिट्रेट कर जाती है, लाइक पास कर जाती है किसी भी चीज़ से। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशंस देखते हैं अल्ट्रासाउंड के। अल्ट्रासाउंड के क्या क्या एप्लीकेशन है, सबसे पहले कि आपकी किसी बिल्डिंग में फ्लॉज या फिर कुछ भी क्रैक्स होंगे तो उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये बिल्डिंग है, यहाँ से आपने अल्ट्रासाउंड पास किया, अगर इसमें कुछ क्रैक होगा तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, तो मतलब पता चल जाएगा कि इस बिल्डिंग में क्या है, कुछ फ्लॉज हैं। अगर इस बिल्डिंग में कुछ भी नहीं होगा तो ये डायरेक्ट पास कर जाएगी, तो इसका मतलब बिल्डिंग क्या है, ओके है। ठीक है, ये किस केस में होता है, ये है आपकी अल्ट्रासाउंड का यूज। फिर नेक्स्ट क्या है आपका कि आप इसको यूज़ करते हो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वगैरह में। फिर उसके बाद आप इसको अपने ह्यूमन बॉडीज की इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज़ करते हो। फिर आप इसको यूज़ करते हो किडनी स्टोन को ब्रेक करने के लिए, या फिर सोनार सिस्टम जो होता है उसमें भी आप क्या करते हो, इसको यूज़ कर सकते हो, है ना, मेडिकल में यूज़ करते हो किडनी स्टोन को ब्रेक करने के लिए। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो, एंड ये सोनार में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, है ना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये आपने, मैंने आपको पढ़ाया था सोनार सिस्टम का भी, अब देख लेते हैं थोड़ा सोनार के बारे में भी। सोनार हमने क्या पढ़ा था, सोनार हमने देखा था साउंड
नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, सोनर हमने क्या पढ़ा था, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये किस लिए यूज होता है, अगर आपने अंडर वाटर सी की डेप्थ फाइंड आउट करनी होती है, या फिर अंडर वाटर में जो चीज़ें लोकेट की होती हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए, उनको लोकेट करने के लिए हम सोनर सिस्टम का यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स ही यूज़ होती हैं। एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल ये एक शिप है, इसके ऊपर पूरा सिस्टम लगाया होता है सोलर का। ठीक है, यहाँ पे होता है एक ट्रांसमीटर और यहाँ पे होता है एक रिसीवर। कौन सी वेव यूज होती है, अल्ट्रासोनिक वेव। फॉर एग्जाम्पल ये नीचे वाटर है, ठीक है, आपने क्या करना है, लोकेट करना है यहाँ पे। अगर ये ट्रांसमीटर से निकला और कहाँ पे वापस आएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो गया आएगा यहाँ पे। कब रिफ्लेक्ट बैक होगा, जब ये सी के डेप्थ में जाके ये हार्ड सरफेस जब आएगा, और ये हार्ड सरफेस को क्या करेगा, हार्ड सरफेस पे जाके रिफ्लेक्शन तो होगी रिफ्लेक्ट बैक करेगा। जब यहाँ से यहाँ तक रिफ्लेक्ट बैक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एको प्रोड्यूस होगा ना, बॉटम ऑफ द सी में जाके रिफ्लेक्ट होगा तो एको आएगा। तो उस चीज़ से जब वो रिसीवर के पास जाएगा तो इसकी आने के जाने की जो आपका डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इजीली आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यही था आपका कि इसको आप यूज़ करते हो सोनार सिस्टम में। और बैट्स जो है वो क्या करती है बैट्स जो है वो यूज़ करती है सोनार सिस्टम को, सॉरी अल्ट्रासाउंड को नाइट में फ्लाई करने के लिए विदाउट क्लाइडिंग विद ईच अदर। ठीक है, तो और उसके बाद बैट जो होती है वो डार्कनेस ऑफ द नाइट में, मतलब कि नाइट में ही वो क्या करती है, फ्लाई करती है बाय द मेथड ऑफ एको-लोकेशन। वो क्या करती है कि बैट क्या करती है कि अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करती है। जैसे वो उस किसी फ्लाई या जिसको भी उसने टारगेट किया है वहाँ पहुँचेगा तो उससे वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आता है। ठीक है, उससे उसको पता चलता है कि हाँ यहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल प्रेजेंट है। ठीक है, कौन सा मेथड यूज करते हैं, ये यूज करते हैं एको-लोकेशन। यही था आपका। अब नेक्स्ट जो आपने देखा था वो थे आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, इनमें क्या आ जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा आपका लाउडनेस। ठीक है, लाउडनेस आएगा आपका, पिच आएगा आपका, पिच आती है आपकी, आपका क्वालिटी आता है। ये सब आपको पता है, इनको एक्सप्लेन करने की अब ज़रूरत नहीं है आपके लिए। ठीक है, ये सब ये तीन चीज़ें क्या है आपकी, ये आती हैं आपकी ये साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब लाउडनेस किससे रिलेट होता था, आपके एम्पलीट्यूड से, है ना, कि हाई एम्पलीट्यूड है या लो एम्पलीट्यूड है। जैसे ये है एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये हाई एम्पलीट्यूड है तो लाउडनेस कम ज़्यादा होगी, जब लो एम्पलीट्यूड होगा तो लाउडनेस कम होगी। तो ये मतलब लाउडनेस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, आपका एम्पलीट्यूड पे। अब पिच जो है ये डिपेंड करती है आपकी फ्रीक्वेंसी पे। हम बोलते हैं ना इसकी पिच बहुत ज़्यादा है, पिच मीन्स कि उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। अगर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लो होगी, इसका मतलब कि उसकी पिच भी क्या होगी, लो होगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है पिच फ्रीक्वेंसी पे। और उसके बाद आपको पता है कि लाउडनेस को आप मेजर करते हो डेसिबल में, जिसको डीबी बोलते हैं। एंड पिच का भी हो गया आपका। एंड क्वालिटी क्या होता है आपका, आप जब आप ना कोई दो साउंड्स प्रोड्यूस हो रही है तो आप उनको उसके क्वालिटी से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, यही आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। और लास्ट इस चैप्टर में है आपका ह्यूमन एयर, उसको मैं रिपीट नहीं करूँगी, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। ह्यूमन एयर को मैंने अच्छे से बहुत बार अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि ह्यूमन एयर में आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने ह्यूमन एयर की डेफिनेशन बतानी है कि ह्यूमन एयर होता क्या है। ठीक है, सेकंड उसकी कंस्ट्रक्शन डायग्राम,
प्रॉपर नीट एंड क्लीन डायग्राम होनी चाहिए इसकी कंस्ट्रक्शन ऑफ एयर की 3 पार्ट से। एक था आपका आउटर पार्ट, मैं ड्रॉ नहीं करूंगी, जिसको आउटर एयर कहते हैं। एक था आपका मिडल एयर, एक था आपका इनर एयर। इनर एयर, ठीक है, 3 एयर्स थे आपके, आउटर एयर, मिडल एयर और इनर एयर। आउटर एयर में क्या था आपका कि जो आपकी आउटसाइड से साउंड जाती थी वो आउटर एयर से जाती थी अंदर। फिर अंदर आपके 3 टाइनी एयर बोन्स होते हैं, हैमर, एन्विल, स्टिरअप। उनके थ्रू से आपकी जैसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो साउंड वेव प्रोड्यूस होके फिर वो जाती है आपकी इनर एयर में, जो कि इनर एयर होता है वो आगे आपका नर्व सिस्टम के साथ, जो ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है, वहाँ पे जाके वर्क करता है। तो इसी तरह आपने कंस्ट्रक्शन दिखानी होती है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका वर्किंग, कि आपका ये पूरा ह्यूमन एयर जो है वर्क कैसे करता है, ठीक है, और हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो नहीं करनी चाहिए कि जिससे आपका ह्यूमन एयर पे इफेक्ट हो। तो यही था आपका सारा साउंड चैप्टर जो है वो पूरा रिवाइज हो चुका है, ठीक है। देख लिया आपने साउंड के बारे में, साउंड क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोपगेशन, ठीक है, फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, और क्या पढ़ा आपने, और हाँ, और देखा कि मीडियम की ज़रूरत होती है साउंड को ट्रैवल करने के लिए, ये आपने पढ़ा साउंड में। फिर आपने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में आपने देखा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में, ठीक है, एको देखा, साउंड कैसे रिफ्लेक्ट करती है, उसके लॉज पढ़े। फिर उसके बाद रेवर्बरेशन पढ़ा, उसको कम कैसे कर सकते हैं वो देखा, और ह्यूमन एयर फ्रीक्वेंसी उसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद ह्यूमन एयर क्या होता है, ह्यूमन हेयरिंग फ्रीक्वेंसी, नॉट एयर, इट्स हेयरिंग। ह्यूमन एयर के बारे में देखा हमने, और क्या पढ़ा हमने इसमें, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो यही सब थे आपके साउंड चैप्टर के। तो आपको क्या करना है कि साउंड चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से थॉरोली स्टडी करिए, सो दैट एग्जाम में अगर कोई भी आपको क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यही नहीं है कि सिर्फ टेक्सचुअल क्वेश्चन ही पढ़ने हैं, बिल्कुल भी नहीं। टेक्सचुअल क्वेश्चन भी तब आएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, पता होगा हर एक टॉपिक के बारे में, तो आप इजीली उसको बना सकते हैं, कुछ क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाया हुआ है। आई डोंट थिंक कि आपको इसमें भी अब कोई डाउट आएगा। फिर भी अगर आपको कोई इसमें डाउट आता है तो प्लीज़ आप मेरे को बता दीजिए, तो मैं आपका जिस टॉपिक में भी आपको डाउट होगा तो आई कैन ईजिली सॉर्ट आउट इट, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अब हम अपना देखते हैं, अगर बच्चों को कोई डाउट नहीं रहा है साउंड चैप्टर में तो हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो आपको पता है कि आपके एग्जाम में आपके 2 चैप्टर्स आएंगे, फर्स्ट वन इज साउंड एंड सेकंड वन इज वर्क, एनर्जी एंड पावर, है ना। ये टॉपिक्स जो हैं, ये 2 चैप्टर्स जो हैं, ये आपके U3 का सिलेबस है। चलिए बच्चे, ऑल द बेस्ट, पढ़िए अच्छे से। कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप मेरे को बताइए। थैंक यू सो मच।